गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनता है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता दे दें, तो जो कोई भी बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो उनके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग कर रहे थे सोशल साइंस, जो आपका सामाजिक विज्ञान है पेपर 1। तो पेपर 1 का जो क्लास 9 to 10 के लिए जो पढ़ता है, पेपर 1 से जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 अंकों के लिए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आती है। जो पेपर 1 का तैयारी करते हैं, सोशल साइंस लिए हैं, तो उनके लिए पीवाई क्वेश्चन जो आया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे 18/5/2024 का सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का देखे थे। तो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले सेकंड शिफ्ट में जो आया क्वेश्चन उसको, तो जिसमें से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 1 से लेकर और आपका 9 to 10 के लिए रहता है, तो आज से 50 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए करेंगे 150 क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा यदि डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको पता चलेगा जो पेपर मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन का था, फर्स्ट शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो क्वेश्चन किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला, उसमें से बहुत सा क्वेश्चन जो है 18/5/2024 सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था, इसमें से लगभग आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ये आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ, इसी को क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिया है। तो इसलिए आप जरूर प्रीवियस क्वेश्चन लगा के जाइएगा। 10 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र कहा जाता है? तो बताइए एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र कहा जाता है? दूरी बताने वाले को, मौसम बताने वाले को, अक्षांश बताने वाले या तापमान बताने वाले? तो एस्ट्रोलैब किसको कहते हैं बताइए? तो एस्ट्रोलैब का काम क्या होता है? एस्ट्रोलैब का मतलब काम होता है अक्षांश का पता लगाने के लिए। तो अक्षांश का पता लगाने के लिए, तो अक्षांश का पता लगाने का एस्ट्रोलैब को पता कहते हैं। ये क्या है? इंग्लिश में एस्ट्रोलैब, इंग्लिश में एस्ट्रोलैब बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी हिंदी नहीं, संस्कृत भाषा में इसको नाम याद रखिएगा। संस्कृत रूप में, संस्कृत रूप में इसको हम लोग बोलते हैं यंत्रराज। तो क्या बोलते हैं? यंत्रराज, यंत्रराज के नाम से। इसलिए हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह कभी हो सकता है, जैसे एस्ट्रोलैब पूछ दिया तो यदि बोलेगा संस्कृत भाषा में इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो इस टाइप से भी दे सकता है। तो इसलिए इसको भी आप एक्स्ट्रा पढ़ के रहिएगा। तो इसको क्या कहते हैं? संस्कृत में यंत्रराज के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोलैब होता क्या है? मतलब इसका काम क्या होता है? वेद यंत्र होता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों की दिशा, उनकी समय, उनकी खगोलीय विज्ञान की स्थिति या समय को या नेविगेशन मापने के लिए, नेविगेशन, ठीक है? तो नेविगेशन मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जमोरिन कहाँ का राजा था? बताना है जमोरिन कहाँ का राजा था। मद्रास का, स्पेन का, कालीकट का या डच का? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, जो वास्को डी गामा आया था 1498 के समय में। ये क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट कर दिया, जमुन कहाँ का राजा था? तो आपको कालीकट। तो याद रखिए कालीकट कहाँ? केरल। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी बनाया था पार्ट 1 में। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, या सेकंड शिफ्ट में फिर से रिपीट किया गया। तो इसलिए वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है। तो इसलिए पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। चलिए, जमोरिन ये था आपका 1498 में जब वास्को डी गामा आता है, तो सबसे पहले आता है यही जमुन, मतलब कि अब्दुल अब्दुल रहमान रहता है, उसी से मिलता है। तो ये जमोरिन आपका केरल में रहता है, जो वास्को डी गामा आता है। और यहाँ से क्या कहता है? मसालों की। तो याद रखिएगा किसके लिए आता है? ये मसालों के लिए यहाँ आता है। अब मसालों की मतलब यहाँ से मसाला खरीद के अन्य देशों में ये वास्को डी गामा 60 गुना पे ज्यादा पे, तो 60 गुना ज्यादा पे अगर अन्य देशों में जाकर इसको बेचता था। तो यही है जमोरिन, जो वास्को डी गामा का क्या कहता है? सबसे पहले स्वागत करता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसे बताया? देखिए अभी जिक्र किया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन उसमें भी आया, फिर आया है। अब्दुल मजीद, मैगेलन, कैब्रल या बार्थोलोमेव डिजाई? यदि पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो आप तो बना लीजिएगा। तो कौन था? अब्दुल। तो ये था, देखिए फिर से रिपीट किया, तो यही था जो क्या कहता है? ये गुजरात का निवासी था। तो कहाँ का था? ये गुजरात का। तो याद रखिए गुजरात का। तो ये गुजरात का निवासी था। जब वास्को डी गामा आता है, तो वास्को डी गामा गुजरात आता है, तो वास्को डी गामा उसको बताता है कि ये रास्ता उधर से जाकर केरल जाने का रास्ता। तो यही उसको बताता है अब्दुल मजीद। ठीक है, व्यापार मतलब गुजरात के एक प्रकार का व्यापारी रहता है। वास्को डी गामा आता है, आपको डेट क्या था? 1498 में वास्को डी गामा आता है, भारत में आकर पहुंचता है। पुर्तगाली, ये कहाँ का नाम था? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का ये नाविक रहता है। इतना आपको याद रखना है। कालीकट के बारे में भी पता चल गया, केरल में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड और तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताओ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना क्या होता है? इसके बारे में जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है? उसके बाद फिर स्थापना कहाँ हुआ पहले ये बताना है। अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में या जापान में? तो आप बताने की कोशिश कीजिए कहाँ पे होता है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बनाएंगे? ये अमेरिका में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका में। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना आपका अमेरिका में स्टार्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष ऐसा होता है जिसमें भी किसी भी राज्य या किसी भी गैर धार्मिक मामलों को दूर रखा जाता है। मतलब इसमें धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स करना, तो धर्म को लेकर ध्यान नहीं जाता, धर्म को हटा के, इसलिए धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए उसको धर्म को हमेशा इससे दूर रखे, इसलिए बोलता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और लोकतंत्र का स्थापना में सबसे पता है कौन योगदान देता है? तो ये है दक्षिण में अमेरिका। तो लोकतंत्र का निर्माण में सबसे ज्यादा, तो लोकतंत्र का निर्माण करने में सबसे ज्यादा योगदान था अमेरिका के। अमेरिका ने ही सबसे पता इसको लाया था। चलिए, अब भारत का जब जिक्र करेगा तो धर्मनिरपेक्ष भारत में कब आया? तो ये भी याद रखना, भारत में आपका 1976। भारत में धर्मनिरपेक्ष आपका 1976 में। और संविधान का कौन सा संशोधन? तो बोलिएगा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में भारत में इसको संशोधित करके इसको जारी किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो अमेरिका स्वतंत्र संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? जॉर्ज टीज का पतन होना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदय होना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, या गणतंत्र व्यवस्था का पहला प्रोग्राम? क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र व्यवस्था का पहला प्रोग्राम। तो यह होगा गणतंत्र व्यवस्था का अमेरिका का मतलब कि संग्राम के सबसे ये हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? उन्मूलन मतलब समाप्त कब किया गया था दास प्रथा? 1846 में, 1848 में, 1852 में से कोई नहीं। तो कब इसको समाप्त कर दिया गया था? तो 1848 में समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 1848 में दास प्रथा को पूरी रूप से समाप्त कर दिया था। दास प्रथा मतलब होता क्या था? इसमें जो दास प्रथा जो थी मतलब कि क्या था? गुलाम रखना, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार जो वो था, फिर उसके बाद बलबन था। तो ये सब दास प्रथा था। दासों का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये था इल्तुतमिश था। तो ये सब दासों का दास, तो यही दास प्रथा का जिक्र पूरा चलते रहता था। ये कंटिन्यू बहुत दिनों से कंटिन्यू यही चलते रहा था। और इसको समाप्त करने में सबसे ज्यादा योगदान लगा दे रहा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अकबर अकबर तो फिरोज शाह तुगलक और अकबर का दोबारा क्या करता था? इसको दास प्रथा को बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये फिर से रिपीट कर दिया। तो देखिए कैसा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, अलग हो गया था। रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मन? तो बताइए जब ये प्रथम विश्व युद्ध, आपको प्रथम विश्व युद्ध कब होता है पहले? तो याद रखिए आपका क्या मतलब कि 1400 मतलब 1914 में ना, 1914 में होता है। तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो ये अभी आपको याद रखना है। दूसरा विश्व युद्ध के बारे में होगा, तो दूसरा विश्व युद्ध के बारे में जिक्र करेंगे 39 में होता है। ठीक है, ये इसको अभी नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध ये वाला है, इसको में हम जिक्र करेंगे। चलिए बताइए, तो इसमें से कौन युद्ध देश अलग हो जाता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा? रूस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। रूस क्या कर देता है? इससे अलग हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है? तो अंत कब होता है ये बताना है। शुरुआत कब होता है? दूसरा बता देते हैं, दूसरा विश्व युद्ध जो होता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत 1939 में होता है। और इसका अंत कब होता है ये पूछा गया। 1939, 1941, 1945, 1938 कब इसका अंत हो जाता है? चलिए, तो आपका विश्व युद्ध का अंत हो जाता है 1945। तो याद रखें 1945। ये कितना 6 साल तक ये युद्ध चलता है। तो ये भी आपको याद रखना, 6 साल तक ये युद्ध चलता है, बहुत खतरनाक युद्ध चलता है। तो ये भी आपको याद है। और ये भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध होता क्यों है? अमेरिका का जो रहता है, अमेरिका बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ का क्या बोलते हैं, जो वहाँ का जो ये रहता है राजा रहता है, उनकी क्या हत्या की जाती है, इसीलिए हत्या हो जाती है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने का कारण क्या था? इसमें क्या कहता है ना, मतलब कि वहाँ का जो फर्स्ट प्रथम वाला तो ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था उनकी हत्या कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब ये होता है, जर्मनी क्या करता है? पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण, तो पोलैंड पर आक्रमण करना, तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसी के दौरान क्या कहता है? ये दूसरा युद्ध। डेट भी याद याद रखे, एक मतलब 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। चलिए,
नेक्स्ट आगे के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। अभी जस्ट हम बताए थे, बिस्मार्क में मतलब जर्मन के चांसलर बनना, सम्राट केजर विलियम शासन का बनना, ऑस्ट्रेलिया युवराज की सोसाइटी की हत्या कर देना, या जर्मन का ब्रिटिश जहाज लुसेंट को डुबाना। अभी जस्ट हम जिक्र किए हैं, बताइए, यदि ध्यान से सुनेंगे तो बता लीजिएगा क्या बताए थे। ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ का युवराज है, उनकी क्या कहता है, सेराजियोवा की हत्या हो जाती है। तो ऐसा ऑप्शन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था। तो बताइए, नाजी पार्टी का नेता। ये आपका सारा PYQ क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बना के जाइएगा। विंस्टन चर्चिल, बेनिटो मुसोलिनी, एडवांस हिटलर और जोसेफ स्टालिन। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो एडवाल्ड हिटलर तो सही हो जाएगा, एडवाल्ड हिटलर। तो हिटलर, जो आप हिटलर के बारे में पढ़े होंगे, तो जर्मनी पार्टी का नाजी का नेता रहता है हिटलर। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ सरहुल, सरहुल पर्व मनाया जाता है कब। बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, पतझड़ ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकादशी के दिन बसंत ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन कोल विद्रोह शामिल है था। तो कोल विद्रोह में कौन शामिल था, यह पूछा गया। रानी शिरोमणि, बुद्धो भगत, चुरामन राय या भैरव। तो कौन था मतलब कि कोल विद्रोह में शामिल। आप लोग कोल विद्रोह पढ़ेंगे तो कोल विद्रोह में बताइए। तो बुद्धो भगत, तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का होता है 1831-32। तो 31 और 32 में कोल विद्रोह होता है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है कोल विद्रोह। चलिए, बुद्ध भगत के द्वारा कहाँ से, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र का रहता है, जिन्होंने ये मतलब सबसे ज्यादा योगदान दिया था। इसी में आपको बोल देगा कोल विद्रोह हो गया, जैसे संताल विद्रोह होता है। संताल विद्रोह ये कब होता है, 1855-56। तो संताल विद्रोह 1855 से लेकर 56 को, 1855-56 में संताल विद्रोह होता है। तो ये सब विद्रोह आपको जरूर याद है। जैसे ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कब होता है, 1914 में होता है। तो ये सब डेट आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। ये सब क्वेश्चन आपको आने के पूरे समझ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निम्न में से मोटे अनाज है। तो बताना मोटे अनाज, ये क्वेश्चन भी देखिए कैसे रिपीट किया, पिछला क्वेश्चन है। ज्वार, बाजरा, रागी, उपरोक्त में सभी। तो मोटे अनाज के बाद कौन सा होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, रागी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ये सब जो है मोटे अनाज के अंतर्गत में आता है। इसको मोटे अनाज को मिलियट्स के नाम से जाना जाता है। तो मिलियट्स, तो मोटे अनाज को हम मिलियट्स के भी नाम से जाना जाता है। कभी बोल देगा मिलियट्स क्या है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानून के खिलाफ क्या बोलता है, बस्तर में विद्रोह किया था। कहाँ पे, बस्तर में विद्रोह कर दिया था। तो कौन था, बिरसा मुंडा था, मतलब गुंडाधुर था, रानी इब्दुल्लीन था, अल्लूरी सीताराम राजू था। तो कौन था इसका मतलब विद्रोह किया दिया था। तो कौन था, गुंडाधुर। तो यह था ऑप्शन नंबर बी होता है, गुंडाधुर जो आदिवासी नेता था, जो इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान था और विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, वह समय था जब नए आविष्कारों के परिमाण स्वरूप कृषि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था। बताना कौन सा समय था जिसमें से कृषि के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ, उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था। भूमि सुधार के दौरान, हरित क्रांति के दौरान, वैश्विक क्रांति के दौरान या आधुनिक क्रांति के दौरान। तो किस दौरान मतलब कि कृषि के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। तो कौन सा, हरित क्रांति। जब भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो भारत में जब हरित क्रांति आया था, उस समय क्या था, कृषि में सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा कृषि का मतलब कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि होने लगा। कृषि में से एकदम उच्च गुणवत्ता वाला कृषि का उत्पादन होने लगा। जो इसमें क्या था, बीज जो थी, बीज बीज की उर्वरक क्षमता जो विकास होने लगा। मतलब ज्यादा पूरे मतलब कि हरियाली और छाने लगा था, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद इससे क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का जनक पूछ देगा, हरित क्रांति का जनक कौन है। तो आपको बताना है, यदि विदेशी जनक बोलेगा वैज्ञानिक, तो नॉर्मन बोरलॉग। तो याद रखेगा, नॉर्मन बोरलॉग। तो बोरलॉग याद रखेगा, नॉर्मन बोरलॉग था विदेशी क्रांति। अब बोला भारतीय तो भारतीय कौन है, भारतीय। तो भारत में इसका जनक कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। तो क्या रहेगा, याद रखेगा, स्वामीनाथन। भारत में था एम.एस. स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन, स्वामी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक में योगदान सबसे ज्यादा, इन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा रहा था। चलिए, अब बोलेगा हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुआ कहाँ था, मतलब कि कौन सा डेट में हुआ था। तो डेट यह आएगा 1966 से लेकर 1967 के बीच में इनका शुरुआत होती है।
चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी आएगा तो आप छूटेगा नहीं। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है गोल्डन फाइबर के रूप में हम किसको जानते हैं? कपास को, जूट को, गांजा को या रेशम को? तो गोल्डन फाइबर आपका जूट। तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर, ये कहाँ आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल डब्ल्यू भी लिख दिए इसलिए याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन। जूट की खेती के लिए कम से कम मिनिमम कितना डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? तो आपको याद रखना 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब उपजाऊ के लिए ये रहना चाहिए। अब बोलेगा मतलब तापमान सेल्सियस में कितना चाहिए? तो उच्च तापमान, तापमान याद रखेगा, तापमान भी पूछा जाता। तो उच्च तापमान आपका 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। तो उच्च तापमान 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी आप लोग जूट की फसल को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? तो टाइम भी आपको याद रखना है। इसको तैयार करने में आपको 10 से लेकर 11 मंथ। तो 10 से लेके 1 मिनट, 10 से लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। तो 10 से लेके आपका 11 मंथ। तो डेट याद रखिएगा, टाइमिंग कितना लगता है, 10 से लेके 11 मंथ होता है। अब भारत में जूट का औसत उत्पादन में कितना ज़्यादा योगदान है? तो ये ज़्यादा उत्पादन होता है 2000 टन से लेकर 2100 किलोमीटर। तो 2100 मतलब किलोमीटर टन, तो 100 किलोमीटर हेक्टेयर, 100 किलोमीटर हेक्टेयर, इतना ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखता है। और सबसे ज़्यादा योगदान पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बोलेगा कितना % योगदान देता है? तो 80%। तो पूरा मतलब 80% सबसे ज़्यादा योगदान ये देता था। उसके बाद फिर आपका जो और अन्य स्टेट है जैसे बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अन्य है अपना स्टेट में इतना ज़्यादा योगदान। तो इतना क्वेश्चन इससे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कुल फसल उत्पादन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत तिलहन में अनचिन्हित? तो तिलहन में से अचिन्हित है 21, 12, 2, 4, कितना? तिलहन कितना मतलब कि अच्छे से पूछा गया है। तो कितना 12%। तो याद रखिएगा 12% तिलहन का आरक्षित है। तो ये रखना 12%। और तिलहन के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो तिलहन के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा राज्य का रहता है? तो मध्य प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण? तो बताना खरीफ फसल का उदाहरण। चावल है, गेहूं है, चना है, मटर है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है, वो जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। देखिए खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल। पहले खरीफ फसल होता है क्या उसको बता देते हैं, और रबी फसल होता है क्या उसके बारे में जिक्र कर देते हैं। देखिए पहले एक बताते हैं, रबी फसल होता है, रबी फसल ये इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन रिपीट करता है इसलिए बताया। रबी फसल मतलब याद करने के लिए, रबी को ठंडा लगती है, तो रबी क्या कहता है, ठंडा लगती है। तो ठंडा में जितने होने वाले, तो ठंडा में कौन-कौन सा चावल, जैसे चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, गेहूँ होता है। तो ये सब जो भी है मतलब ठंडे में उगाए जाने वाला फसल। ये गर्मी के समय में, तो गर्मी के समय में उगाए जाने वाले फसल जैसे कि क्या हो जाएगा, गर्मी के समय में चावल हो जाएगा। उसके बाद ये सब जो है तो चावल वगैरह हो जाएगा, चावल ये सब जितने भी गर्मी के समय में उगाया जाता है। तो ये बोलता है खाली फसल, तो यह सही आंसर होगा चावल। तो ये इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब ये रबी फसल किसको बोला जाता है, खाली फसल किसको बोला जाता है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। चलिए क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल? तो पेय फसल होना चाहिए। चाय है, गेहूं है, कपास है, बाजरा है। तो कौन सी फसल आपका हो जाएगा? चाय। तो चाय क्या, पेय पेय फसल है चाय। और एक प्रकार के फसल में मतलब यहाँ पे ये एक जायद फसल भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा जायद फसल। जायद फसल में होगा तरबूज, तो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो ये सब आपका जायद फसल के अंतर्गत में आता है, तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोलता है राष्ट्र संघ के अस्थायी मुख्यालय कहाँ थे? राष्ट्र संघ के अस्थायी मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन, एडमम बेल्जियम, जिनेवा स्विट्जरलैंड या पेरिस फ्रांस। तो बताइए राष्ट्र संघ के मतलब मुख्यालय कहाँ थी? तो राष्ट्र संघ के मुख्यालय आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा? जिनेवा और स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर से जिनेवा और स्विट्जरलैंड ये वहाँ का मुख्यालय था। इसकी स्थापना कब किया जाता है? स्थापना जरूर याद रखिएगा, स्थापना आपका 10 जनवरी 1920, 1920 या 1922 जो भी बोले, तो ये याद रखना। तो इसमें से स्थापना किया जाता कितना, मतलब 42 देशों की स्थापना किया जाता है। तो राष्ट्र संघ में सबसे 42 देशों की स्थापना होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे ये अच्छा, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो गया, और राष्ट्र संघ के अस्थायी मुख्यालय हो गया। और राष्ट्र संघ की मतलब कि हम क्या को क्वेश्चन बताए थे, इसकी स्थापना इतना राष्ट्र देशों में की गई थी। अच्छा इतना राष्ट्र देशों में की गया था, और इसका राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका स्थापना बता देते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना आपका होता है 22-24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 1945। तो याद रखिए 1945।
14 सितंबर 1945 में यूएनओ की स्थापना किया जाता है। इसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका था, इसको स्थापना किया जाता है यूएनओ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, रोमानियवाद को संदर्भित करता है, तो बताना रोमानियवाद को संबंधित करता है, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन, कौन उसको ये करता है? तो आपका सांस्कृतिक आंदोलन, तो सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य में किसे जंकस कहा जाता है? तो जंकस किसको कहते हैं? सैन्य अधिकारी को, फैक्ट्री के मालिक को, बड़े जमींदार को, या कुलीन वर्ग को? तो प्राच्य में जंकस किसको कहते हैं? तो जंकस किसको कहते हैं? बड़े जो वहाँ के जमींदार होते हैं उनको जंकस के रूप में सम्मानित किया जाता है। प्राच्य में जंकस के रूप में इसको सम्मानित किया जाता था। देखिए फिर विश्व युद्ध है, ये क्वेश्चन इतना बार बार रिपीट किया है तो जरूर इसको बार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत याद रखिएगा। डेट देखिए 1 सितंबर 1916 का द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो युद्ध कहाँ से प्रारंभ था ये पूछा गया, बताइए। यूरोप से, संयुक्त अरब अमेरिका से, अफ्रीका से, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इतना क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट किया है, इतना बार बार, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये बताना आपको। तो आपका कहाँ, यूरोप से स्टार्ट होता है। यूरोप से आपका संयुक्त राज्य किस लिए होता है? क्योंकि यूरोप के द्वारा क्या था, पोलैंड में, तो पोलैंड पे क्या करा, आक्रमण कर दिया जाता है, तो यही होता है, यहाँ से इसका शुरुआत होता है। और यह आपका 1939 से लेकर कब तक चलता है, 45 तक चलता है। तो डेट आपको याद रखना होगा, बार बार इसको हम रिपीट करवा दे रहे हैं ताकि उससे क्वेश्चन आए। तो इसको, इसमें देखिए 2 गुट में बांटा था। पहला गुट में कौन कौन था, तो गुटों का नाम याद रखा था, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान। तो पहला था जर्मनी था, इटली, ये पूछा जाएगा, इटली और जापान पहला गुट में था। और दूसरा जो गुट था, दूसरा मतलब 2 देशों के बीच में, मतलब 2-2 पार्टी के बीच में युद्ध हो रहा था। दूसरा में था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, तो दूसरा में था फ्रांस था, ब्रिटेन था, फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद फिर अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका, अमेरिका और सोवियत संघ, तो याद रखिएगा सोवियत संघ। तो ये सब आपको याद रखना किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था और कितने कितने चला, तो 6 साल तक इसमें चला गया था। और लास्ट में फिर इसका अंत कब है, 2 सितंबर 1945 को होता है, जिसमें से कितना देश भाग लेता था, 61 देश इसमें भाग लेता है। और उसके दौरान फिर 2 सितंबर 1945 को जाके ये युद्ध समाप्त हो जाता है, इतना को जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, यूएसएसआर और जर्मन के बीच युद्ध। देखिए फिर वही क्वेश्चन को कितना रिपीट किया, तो यूएसएसआर और जर्मन के बीच युद्ध कब हुआ था? 20 मई 1940, 22 जून 1941, 26 जुलाई 1941, 16 अगस्त 1942। तो कब होता है? तो 22 जून 1941 को, तो 22 जून 1941, तो 22 जून 1941 कहाँ, 22 जून 1941, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जून 1941 के बीच में युद्ध होता है। अगला है, साइमन कमीशन किस बार भारत आता है? तो 10 मई 1921 को, 3 फरवरी 1928 को, 4 दिसंबर 1922 को और 6 फरवरी 1929 को। तो बताइए साइमन कमीशन भारत कब आता है, ये पूछा गया है। तो कब आता है? 3 फरवरी 1928। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 फरवरी 1928 को ये आपका भारत आ जाता है। और ये बिल मतलब बन कब जाता है, तो ये आपको बिल बनता है 8 नवंबर 1927 को, ये पूरी तरह से बन के रेडी हो जाता है, पर भारत में आपका 28 में यहाँ पे आ जाता है। साइमन कमीशन होता क्या? साइमन कमीशन मतलब ये था कि इसमें जितने भी सदस्य था, ये जितने भी सदस्य थे, इसमें से एक भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन यही था, तो इसमें एक भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था, जिसमें से 7 सदस्य जितने बनाए गए थे, इसमें से सभी का सारा क्या था, अंग्रेज था। तो इसी का विरोध होने लगा कि मतलब इसमें क्यों, मतलब कि अंग्रेज को शामिल किया गया, क्यों इंडियन को नहीं शामिल किया, जिससे मतलब कि व्हाइट मैन कमीशन का कभी इसे, मतलब श्वेत कमीशन का कभी इसको क्या कहता है, वहाँ के लोगों ने क्या कहता है, इसका बहिष्कार करने लग जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन दिया था, तो इसमें सबसे ज्यादा यहाँ लाला लाजपत राय देता है, जिसमें से क्या कहता, इसका सिर पे क्या होता है, सिर पे, सिर पर डंडा, तो फिर सिर पर डंडा मतलब कि डंडा लगता है, तो डंडा लगने से क्या कहता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको याद है, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, तो याद रखिए लाला लाजपत राय, इसका आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके संस्थापक कौन थे? तो बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1880 में रिपन के द्वारा, 1825 में ह्यूम के द्वारा, 1884 में लिटन के द्वारा, 1887 में भीमराव चंद्र के द्वारा। तो किसके द्वारा ही किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में ए ओ ह्यूम, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना किया जाता था। यह कब किया जाता था? तो याद रखिए 28 दिसंबर 1885 में। तो 28 दिसंबर 1885 में बोलता बोलेगा, इससे प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पे होता और मतलब कौन सा अधिवेशन में होता, तो अधिवेशन का नाम याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन में
प्रथम अधिवेशन में होता है एएमयू के द्वारा, और ये कहाँ पे होता है? तो ये आपको मतलब नाम याद रखना है, ये आपका बम्बई में होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो बम्बई में। तो बम्बई में होता है, कौन सा जगह का नाम? गोकुल दास। तो गोकुल दास, ये वहाँ पे एक स्कूल, संस्कृत कॉलेज स्कूल था संस्कृत कॉलेज में। तो ये आपको याद रखना, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में, यहाँ पे जाके मतलब ये होता है। इसका नाम पहले था अखिल भारतीय राष्ट्र संघ। तो राष्ट्रीय, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, अखिल भारतीय राष्ट्र संघ था। अखिल, पूरा नाम, पहले नाम था अखिल भारतीय राष्ट्र संघ। तो इसका नाम बदल के, मतलब कि जो वहाँ का मतलब मुस्लिम का जो नेता था, कौन था, जो क्या नाम था, नौरोजी, हाँ, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय का वायसराय कौन था? तो वहां पूछेगा वायसराय। तो जब ये मतलब राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो उस समय का वायसराय कौन था? तो बताइएगा, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। तो इतने याद रखा। अब प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिया? तो 72 लोगों ने भाग लिया। तो याद रखा, 72 लोग। तो इतना क्वेश्चन आप इससे जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में दी गई विकल्प में लोक प्रसिद्ध भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। बताना भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप डिटेल में पढ़ के रहिएगा। ये आपका स्टेट या अन्य किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको, ये सब क्वेश्चन बार बार आपको मिल जाएगा। तो बताइए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो आपका दादा भाई नौरोजी। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को गोल्ड जानता है, इसको बोलेगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा बोलेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने ब्रिटिश का सदस्य कौन था? तो ये भी इसका नाम है। तो हाउस ऑफ कॉमन, पहला देखिए, पहला पॉइंट इसका है हाउस ऑफ कॉमर्स। तो हाउस ऑफ कॉमर्स, तो याद रखिए, हाउस ऑफ कॉमन। तो कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। तो ये भी आपको दादा भाई नौरोजी से बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि बोलेगा, लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? लंदन लंदन इंडियन सोसाइटी, ये सब पॉइंट आप लिखिएगा। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का गठन जो हुआ था, ये आपका होता था 1865 में। तो 1865 में हुआ था लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन। ये भी आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। और इसमें से जो आता है, हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थापना कब होता था? तो ये 1892 में होता है। डेट याद रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा। उसके बाद इससे रिलेटिव और तीसरा पॉइंट आपको बता देते हैं। इससे रिलेटिव तीसरा पॉइंट बोलेगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया, हैंडराइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा करवाई जाती है, और ये कब कराया जाता है? तो 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा भी इसकी स्थापना में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इतना क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद इसके बाद एक बुक है, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। बुक के नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी से याद रखेगा, पॉवर्टी से एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। और एक इम्पोर्टेंट इसे है कि भारतीय राष्ट्रीय आय के गणना भी जो करने का है, गणना, तो गणना करने के में भी कौन? दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया था। इतना बार गणना करने में ये सबसे ज्यादा पर्याप्त योगदान। तो गणना में भी देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स का सभा ये क्या था? लंदन इंडियन सोसाइटी का 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1866 में। इसका बुक था मतलब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको प्रकाशित किया था 1901 में। 1901 में क्या कहा था? अब भारतीय राष्ट्रीय मतलब गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने में भी सबसे ज्यादा योगदान दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो बता दिए हैं। गोपाल कृष्ण जो कहते हैं, ये नरम दल के नेता थे। तो ये नरम दल, तो नरम दल के नेता जो महात्मा गांधी के क्या थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। अब महात्मा गांधी के बारे में जानवे करते हैं। महात्मा गांधी के तो बहुत सारा है, इनका जन्म पोरबंदर में होता है। तो ये सब गुजरात के पोरबंदर में होता है। इसका बहुत सारा रिलेटिव है, इससे क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था? सत्ता में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, या वितरण में प्रणाली में परिवर्तन लाना। क्या होगा?
तो दैनिक कहते हैं उत्पादन प्रणाली, तो आपका जो उत्पादन प्रणाली है उसमें क्या कहता है परिवर्तन लाना, तो उत्पादन प्रणाली में क्या कहना परिवर्तन लाना होता है। चलिए, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो पेरिस शांति समझौता तो आपका कहाँ होता है? 1919 में पेरिस शांति समझौता, तो याद रखा 1919। अब भारत में 1919 में क्या आता है? भारत में रोलेक्ट एक्ट आता है, तो ये भी याद है रोलेक्ट, तो रोलेक्ट एक्ट आता है 1919 में, तो भारत में रोलेक्ट आता है 1919 में। चलिए, G77 की स्थापना कब होता है? 1964, 1965, 1966, 1967 कब होता है? तो आपका 1964, तो याद रखें 1964। ये सब डिस्कस नहीं हो सकता है, डिटेल में नहीं करना है, डायरेक्ट सिंपल। इसका स्थापना से भी याद रखें, G77 का स्थापना आपको याद रखना 15 जून, 15 जून 19 मतलब 1964 में, तो 15 जून 1964 में होता है। और ये कहाँ? जिनेवा, तो जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा यहाँ पे स्थित होता है, तो ये भी आपको याद रखना बस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? मनीला, न्यूयॉर्क, लंदन या वाशिंगटन डीसी? कहाँ? WC, इसको बोलता है WC या वाशिंगटन डीसी के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका काम क्या है? जो भी अन्य देश है उनको क्या था, मुद्रा रुपये फंड के रूप में क्या करता है, सहायता प्रदान करने में यही काम करता है। तो यदि किसी देश में आर्थिक प्रॉब्लम हो गया, पैसा की तंगी आ गया, तो यह क्या कहता है, IMF क्या कहता है, उनको पैसा देने में काम करता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय से आपका क्वेश्चन बनेगा, मुख्यालय से जरूर इसको क्वेश्चन सब आपको बना लीजिएगा। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बता दिए थे, व्यापार व्यापार जितनी भी सारा चीज में भी ध्यान रखता है। अगला है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मन में, इटली में। तो इंग्लैंड में कारखाना बनाने का कारखाना कब कहाँ पे खोला गया, तो ये पूछा गया है। तो ये आपका जर्मनी में, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी? तो बताना, यूरोपीय प्रबंध एजेंसी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड्रियल, एग्लिन मिल या मतलब बिरला उद्योग, तो कौन था सबसे ज्यादा, मतलब ये था। तो यूरोपीय प्रबंध एजेंसी क्या है? एग्लियन मिल, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में एग्लियन है, एंड्रियल यूल, तो सही आंसर ऑप्शन में भी हो एंड्रियल यूल, तो ये आ जाएगा एंड्रियल यूल। क्वेश्चन 34, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहर का व्यापारी का ग्रामीण इलाका चलेगा। तो मतलब 17वीं शताब्दी के दौरान पूछा गया, तो यूरोप के जो शहर के व्यक्ति सब थे वो क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाका में जाकर बस गए। क्यों बसे थे? पाछे पहला है, किसान और कारीगर का अंतर्गत बाजारों के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन आपूर्ति करना, उन्हें शहर में बसने के लिए राजी करना, उन्हें छोटी कार्यालय प्रदान करना, उन्हें अन्य कंपनियों के लिए काम करने के लिए रोकना। तो बताइए यहाँ पे आके बसने का कारण क्या था? तो इनको यहाँ पे आने का बसने का कारण था, किसान और कारीगरों के अंतर व्यापारों और उत्पादन को करने के लिए प्रेरित करने के लिए, धन की आपूर्ति करने के लिए चले गए थे। तो यह धन की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये वहां पे आके बसने का क्या क्या कारण भी हो सकते हैं। किसी व्यापार का अवसर मिलने लगा, किसी व्यापार में अवसर मिलने लगा, किसी व्यापार में अवसर मिलने लगा, ये हो सकता है किसी व्यापार में अवसर। वहाँ स्वच्छ वातावरण में अब बेहतर रहने की स्थिति में, शहरी बाधाओं से बचने, तो शहरों बाधा, जो वहाँ की जो बाधाएं हैं, बाधाएं से उनको बचाव होने लगा था, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगे, राजनीतिक कारक मिलने लगे, तो ये सब मिलने लगा जिसमें ये होने लगा, ठीक है। चलिए, पहले सूत मिल कहाँ स्थापित, तो सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे में, कानपुर में, अनार में या मद्रास में? तो सूती मिल बताइए, तो आपका कहाँ पे? ये आपका बॉम्बे में स्थापित किया था। तो पहली कारखाना याद रखिएगा, बॉम्बे में सूती मिल का कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी? कौन सी नदी पे धुआंधार जलप्रपात है? चलिए, तो सही आंसर क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी। और इसमें मद्रास से भी क्वेश्चन, अहमदाबाद का भी क्वेश्चन है, अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहमदाबाद से क्वेश्चन कभी बनता है। तो अहमदाबाद में प्रथम सूती, तो याद रखिएगा प्रथम सूती, तो प्रथम सूती जो वहाँ का वस्त्र कारखाना, तो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कारखाना की स्थापना 1861 में करता है। तो ये आपको डेट याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सा? नर्मदा नदी पे, याद रखिए। तो नर्मदा नदी के कहाँ से? तो नर्मदा नदी के मतलब कि वहाँ पे एक जगह का नाम है भेड़ाघाट, संगमरमर चट्टानों के एवं भव्य कादरा एवं कपिल धारा वहाँ का झोलवा, तो यह नाम है भेड़ाघाट। तो नर्मदा नदी का कहाँ से? भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट, तो यहाँ से ये नदी निकलती है। और नर्मदा नदी का आपका उद्गम कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में इनका उद्गम स्थल। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, अमरकंटक, तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक में यहाँ पे इसका मतलब उद्गम स्थान है। और नर्मदा नदी गिरने वाले प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबी नदी, तो ये भी बताना याद है, सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की, तो याद रखें प्रायद्वीप,
तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तर में कहाँ पे, ये याद रखेगा, इससे ज्यादा ये उत्तर में है, उत्तर में विंध्याचल, तो उत्तर में विंध्याचल, कलर चेंज कर रहे हैं, चलिए। तो उत्तर में कहा, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा। तो उत्तर में हो जाएगा विंध्याचल और दक्षिण में हो जाएगा सतपुरा। तो उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा से लेकर मध्य भ्रंश घाटी से होकर गिरते थे, मध्य भ्रंश कहते हैं, मध्य भ्रंश की घाटी से होकर, भ्रंश की घाटी से होकर यह गुजरती है, तो मध्य भ्रंश घाटी से होकर यह भी गुजरती है, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? चंपारण, बेगूसराय, दरभंगा या सुपौल में? तो कहाँ पे है लक्ष्मी सागर? तो ये याद रखिएगा आपका दरभंगा, तो दरभंगा कहाँ है, बिहार में, तो याद रखिएगा बिहार के दरभंगा में ये लक्ष्मी सागर ये याद है, तो ये ना आपको याद रखना। चलिए, अब इससे देखिए बिहार के बारे में आ गया, तो बिहार के बारे में कुछ कुछ झील है वो भी जैसे दरभंगा में, और एक दरभंगा का ये आपका जिला में कहाँ से, तो दरभंगा का जिला का नाम है कुशेश्वर, तो कुशेश्वर, तो कुशेश्वर जिला से यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ नाम याद रखेगा, गोगाबिल, क्या बोलते हैं, गोगाबिल, तो गोगाबिल, गोगाबिल, गोगाबिल झील आपका बिहार के, मतलब बिहार का कहाँ, कटिहार, कटिहार, तो कटिहार जिला में यह बहती है, स्थित है। दूसरा, गोगा झील के बाद फिर याद रखेगा कांवर झील, तो याद रखेगा कांवर झील, कांवर झील आपका बिहार का कहाँ, तो आपका बिहार का बेगूसराय, तो बेगूसराय, ठीक है। तीसरा, तीसरा याद रखिएगा आपका है जगत, मतलब कि कौन सा कांवर झील होगा, अनुपम झील, अनुपम झील इंपॉर्टेंट है, अनुपम, अनुपम झील, तो अनुपम झील, अनुपम झील आपका कहाँ से, ये आपका कैमूर जिला में, तो कैमूर जिला, तो कैमूर, तो कैमूर जिला, तो ये सब तो गोगा झील हो जाएगा, कांवर झील हो जाएगा और अनुपम झील, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक है जगतपुर झील, जगतपुर झील, ये रहेगा जगतपुर, जगतपुर झील आपका कहाँ, ये आपका भागलपुर, भागलपुर, तो जगतपुर, तो ये सब झील आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी? अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? तो अभी जस्ट बताया था कौन सा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी क्या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, और यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पानी, अभी जस्ट बताए थे। तो उत्तर में विंध्याचल हो गया और मतलब कि दक्षिण में सतपुरा पानी से होकर बह जाती है, अभी जस्ट इसके बारे में जिक्र किए हैं, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। अगला है भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ, राजस्थान में स्थित है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है पक्षी अभयारण्य, और इसमें क्यों, क्योंकि इसे क्या क्या 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया था, और 1985 में ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर, तो 1985 में विश्व धरोहर, तो धरोहर के द्वारा इसको क्या कहता है, इसको मतलब कि घोषित कर दिया जाता, विश्व धरोहर के लिस्ट में इसको घोषित किया था। अगला है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कौन सा स्थान में है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश? तो सिमलीपाल बताइए आपका कहाँ होगा, उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है, तो सिमलीपाल रिजर्व यह अन्य नाम से जानते हैं, मयूरभंज जिला के नाम से भी जानते हैं, मयूरभंज, तो मयूरभंज, तो मयूरभंज जिला का आपका वहाँ भी है, उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको कब बनाया गया था, तो 1940 में इसको क्या कहता है, 1940 में इनको मतलब कि रिजर्व कर दिया गया था 1940 में। चलिए, अब बोलेगा भारत में बायो रिजर्व की जो संख्या कितनी है, तो 18, तो बायो रिजर्व कितनी, 18 बायो रिजर्व की संख्या इसमें इसमें लिया गया है। चलिए, अगर नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रमुख भौतिक प्रभावों में विभाजित किया था, भौतिक प्रभावों में विभाजित किया था, 3, 6, 7, 9, तो कितने में, तो 6 भौतिक प्रभाव, तो याद रखा 6 भौतिक प्रभाव। अब जैसे 6 भौतिक प्रभाव तो कौन कौन सा, जैसे हिमालय पर्वत, तो याद रखें हिमालय, ये पूछेगा नहीं, तो बस याद रखेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, सारा का सारा बताने की छोड़ दे, हिमालय पर्वत है, प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार है, थर्ड है जाएगा, फिर आपका तटीय मैदान हो जाएगा, तो ये सब अब याद रखिएगा, तटीय मैदान गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण के प्रभावित करता है? तो बच्चे वनस्पति के साथ साथ वन्य जीवन को प्रभावित करता है, तापमान, ऊंचाई, वर्षा, ये सभी, तो कौन कौन इसको प्रभावित करता है?
तो क्या होगा, इसका प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान, ऊंचाई, वर्षा, तीन ऑप्शन में डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नहीं पूछा है, जलवायु, राज्य व्यवस्था, भू आकृति, सामाजिक कारक। तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा राज्य व्यवस्था नहीं है, बाकी जलवायु करता है और भू आकृति करता है, सामाजिक कारण ये सब करता है। जैसे भौगोलिक कारण में क्या हो जाएगा, वहाँ की उच्च वृत्ति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की जलापूर्ति, वहाँ की खनिज। सामाजिक में क्या हो जाएगा, जैसे परिवहन, वहाँ का औद्योगिक विकास कितना हुआ, कृषि का विकास कितना हुआ, तो ये सब कारक ये सब उसको प्रभावित करता है। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की औसत संख्या को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो औसत संख्या को संदर्भित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, साक्षरता दर, जन्म दर, जनसंख्या दर या मृत्यु दर, किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की औसत जनसंख्या को संदर्भित करने है तो हम लोग क्या घनत्व शब्द का उपयोग करते हैं। तो किसका, घनत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बताता है किसका, तो सही आंसर होगा जन्म दर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म दर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर ऑप्शन में जन्म दर। जन दर बोल रहे हैं जनसंख्या घनत्व, तो गलत बोल रहे हैं, जन्म दर नहीं जनसंख्या घनत्व होगा। सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। क्या कहता है, ये उसको इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा करते हैं। अब देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में आया तो ये याद रखिएगा 2011, तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व, अधिक का जनसंख्या घनत्व, अधिक कम वाला याद रखें, अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संख्या घनत्व। तो घनत्व कौन सा राज्य का है, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक 382। तो 382 आपका प्रति व्यक्ति है आपका कहाँ, तो ये आपका बिहार। तो याद रखना सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व वाला 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, ये आपका बिहार है। कितना है 1106। तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर से सबसे अधिक है। सबसे अधिक में तो ये हो गया, उसके बाद सबसे कम, तो सबसे अधिक तो ये हो गया और सबसे कम बोलेगा तो आपका कम में बोलेगा तो 17। तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर वाला आपका सबसे कम हो जाएगा। तो कौन सा राज्य बोलेगा, तो राज्य बोलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तो सबसे कम हो जाएगा। ये तो आप केंद्र शासित में बोलेगा, आप केंद्र शासित में आ जाते हैं, तो राज्य में आ गया आप केंद्र शासित। तो केंद्र शासित राज्य में, तो केंद्र शासित में बोलेगा, यदि केंद्र शासित में बोल देगा कि जनसंख्या तो सबसे अधिक केंद्र बोलेगा दिल्ली का, दिल्ली का तो कितना 11,320। तो दिल्ली का 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी को बोलेगा सबसे कम क्या आ जाएगा, तो सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा इस मतलब केंद्र शासित में। तो सबसे कम केंद्र शासित में अंडमान और निकोबार, तो अंडमान, तो अंडमान और निकोबार का तो इसका हो जाता है 46। तो 46 वर्ग प्रति किलोमीटर, तो यह याद रखना है। चलिए अगला है, गंडक नदी नेपाल को कौन नाम से जाना जाता है, काली गंडक, त्रिशूल नदी, कृष्णा नदी, नारायणी नदी, तो कौन नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र, इनमें से कोई नहीं है। भौतिक मानचित्र किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए नदी, पहाड़ और समुद्र को ये दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो नदी, पहाड़ इस सबको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। राजनीतिक मानचित्र, राजनीति में ना राज्य, तो राजनीति राज्य से ही पता चलता है राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें राज्य हो गया, जिला हो गया, नगर हो गया, राज्य, जिला, नगर, तो ये सबको मतलब दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मंत्री, गांव में जो भी रहता है वो गांव हो कैसे, इसलिए देखिए एक होता है भौतिक मानचित्र जिसमें हम लोग नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, तो ये सब वो जिक्र करते हैं। एक होता है परंपरागत मानचित्र का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो यही होता है विषयगत या परंपरागत मानचित्र, इसको बोलते हैं विषयगत मानचित्र। ठीक है, तो बोलते हैं विषयगत। तो विषयगत मानचित्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तापमान, तापमान, वन, खनिज, ये सबको दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैमाने में अंश क्या है, अंश क्या दर्शाता है, जमीन की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों की दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो अंश क्या दर्शाता है, तो अंश आपका जमीन की दूरी, तो आपका जमीन की दूरी को दर्शाने में काम करता है। तो जमीन की जो दूरी है तो उनको दर्शाने में काम करता है। तो जैसे मैप में मानचित्र में जो है और यहाँ जमीन में है, तो दोनों को दूरी को मापने का बनाने में काम करता है। अगला है, प्रतिनिधि अंश का नाम से जाना जाता है, पैमाने का वितरण, अंतरराष्ट्रीय पैमाना, ग्राफीय, स्केल या सदा, किसको नाम से जानते हैं। तो हम प्रतिनिधि अंश के नाम से जानते हैं। तो प्रतिनिधि अंश के नाम से हमको सादा, तो इसको नाम के नाम से जानते हैं
अंतर्राष्ट्रीय पैमाना, तो सही आंसर ऑप्शन में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पैमाना को हम प्रवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। चलिए 49 कहते हैं सादा पैमाना के नाम से जाना जाता है प्राकृतिक पैमाना, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना, संख्यात्मक पैमाना, ग्राफिकल पैमाना। तो सादा के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्राफिकल, तो याद रखिए ग्राफिकल पैमानों को हम सादा के नाम से जानते हैं। ये सब आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको। आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, खनिज और जीवाश्म ईंधन नवीकरण संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए लेते हैं। सैकड़ों वर्ष, हजार वर्ष, लाखों वर्ष, केवल 1 वर्ष। कितना साल लगता है बनने में? तो आपका लाखों वर्ष का लगता है। तो देखिए इसमें होता है नवीकरण संसाधन और एक होता है नवीकरण संसाधन, एक होता है गैर नवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन जिसको क्या था, इसको इस्तेमाल करके हम उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, तो खत्म हो जाने के बाद पूरा उसको संशोधित करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैर नवीकरण संसाधन जैसे कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, इस सबको एक बार समाप्त हो जाने का हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं। अब संसाधन के अंतर्गत में आता है, तो खनिज के संसाधन में धात्विक खनिज होता है, आधात्मिक खनिज होता है, तो ये सब संसाधन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन, तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद यहाँ से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन जो बनेगी आपका हम पार्ट 2 में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसी का एग्जाम, जब तक आपका अभी फॉर्म भराएगा एग्जाम आते-आते में, इसके बीच में जितना भी प्रैक्टिस होगा हम 10 से 15 आपका प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे, जो आपको एग्जाम को पूरी तरह से कवर कर लेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।